10 क्लास 10th सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड यानी ऑसिलेशन वेव्स चैप्टर है और टुडे वी आर हियर टू स्टडी अबाउट द सिंपल पेंडुलम व्हिच इज ऑन इन द बुक ऑन पेज 8 बुक पेज 8 सिंपल पेंडुलम। सो जो सिंपल पेंडुलम रिलेटेड है सिंपल हार्मोनिक्स से ही है, लेकिन वो स्ट्रेट पाथ पे जो मोशन ऑसिलेशन हो रही है तो वहाँ पर वो हम स्टडी कर रहे थे स्ट्रेट पाथ। हमने सेकंड पढ़ा था कि कर्व पाथ में जो ऑसिलेशन होती है तो वो कर्व पाथ पे आपके पास क्या है कि व्हेन अ मास इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग एंड इट्स सस्पेंडेड इन एयर इट ऑसिलेट्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू द E and E prime on mean position. So that is the type or special type of simple harmonic motion which is occur on the curve path. A simple pendulum is an idealized model consisting of a point mass suspended by a weightless inextendable string supported from a fixed frictionless support. The bob is small compared with the length. Mass of the string is much less than the bob mass. The cord or string remains straight and doesn't stretch. अब जैसे कि यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, अब बता रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम आइडियलाइज्ड मॉडल कंसिस्टिंग है। आइडियलाइज्ड का मतलब क्या है कि फ्रिक्शनलेस। अब फ्रिक्शनलेस के एयर रेजिस्टेंस ना हो वहां पर, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की मोशन को स्टॉप कर रही होती है, इनर्शिया प्रोवाइड कर रही होती है। ड्यू टू इनर्शिया इट विल स्टॉप, इट्स मोशन विल बी स्टॉप। सो weightless and inextendable string supported from a fixed frictionless support. ये है आपके पास कि extendable नहीं, fixed है, stretch नहीं होगा, contract नहीं होगा। जो लेंथ आपने ले ली है स्ट्रिंग वो फिक्स रहेगा आपके पास। 1 मीटर है, 2 मीटर है, 2.5 मीटर है, 1 फीट है, 2 फीट है, वो फिक्स होगा। एक्सटेंडेबल नहीं होगा, वो वेटलेस होगा आपके पास, फ्रिक्शनलेस होगा। तो उसके साथ हमने यहाँ पर ये बॉब, एनी बॉब मीन एनी काइंड ऑफ मास इज अटैच्ड विद द अनदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड वी आर हियर, सो इट विल सस्पेंड एंड इट्स वेट विल बी डाउनवर्ड। अब द बॉब इज स्मॉल कंपेयर्ड विद द लेंथ L, मास बहुत कम होगा विद द कंपैरिजन ऑफ द लेंथ। Mass of the string is much less than the bob's mass. जो जाहिर बात है स्ट्रिंग होगा, जिस तार से हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं उस तार की जो लेंथ यानी उसकी जो मास होगी वो उस बॉब की मास से बहुत ज्यादा कम होगी, 10 टाइम लेस हो सकती है, 100 टाइम लेस हो सकती है। The chord of a string remains straight and doesn't stretch, वो रिमेन सेम रहेगा। अब यहाँ पर आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पर any kind of mass when attached and suspended, so it will be tension in a string in upward direction. उनमें टेंशन प्रोड्यूस होगा, वेट के अगेंस्ट होगा। जो भी मास आप लेते हैं उस मास का, सस्पेंडेड मास का डाउनवर्ड की तरफ वेट होती है जो कि mg, W is equal to mg। और इसी वेट के अगेंस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है वो जो फिक्स पॉइंट की तरफ से होता है वो T होती है और उसकी वैल्यू भी mg है, वो टेंशन है। टेंशन इन अ स्ट्रिंग जो क्लास 9 में आप स्टडी कर चुके हैं, जो कि आपके पास क्या है, टेंशन और वेट जब इक्वल हो जाएं तो ये बॉडी सस्पेंडेड रहेगी। इफ द टेंशन इज ग्रेटर द बॉडी विल गो अपवर्ड डायरेक्शन, इफ द वेट इज ग्रेटर देन द टेंशन the body will goes downward direction. So that's why if you want to sustain, remain same position, this bob suspended position, so there must be tension will be equal to weight. So that's why T represent tension. T for tension in a string, which is always in upward direction. W for weight of bob, which is always in downward direction. Both values equal to mg, depend on mass and gravity. अब हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ग्रेविटी की कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। क्यों?
क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे हो रही थी, वो हॉरिजॉन्टली सरफेस किसी टेबल के सरफेस पर भी हो सकती है, उसके अंदर वो सस्पेंडेड नहीं थी। अब यहाँ पर सस्पेंडेड बॉडी है, तो सस्पेंडेड बॉडी की वजह से यहाँ पर इसकी ग्रेविटी इन्फ्लुएंस भी होगा, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी शामिल हो जाता है यहाँ पर। इसी वजह से जब ये बॉडी, सस्पेंडेड बॉडी ऑसिलेट करती है अपनी मीन पोजीशन पर, तो ये कुछ देर बाद स्टॉप हो जाती है। द रीजन इज दैट देयर इनर्शिया, देयर इन्वॉल्व इनर्शिया। अगर इस इनर्शिया को आप रिमूव कर देते हैं, इनर्शिया मीन इस ग्रेविटी को रिमूव कर दें, इस एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें, तो इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विदाउट एनी काइंड, विदाउट एनी लॉस ऑफ वेलोसिटी, विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी। तो कंटिन्यू रहेगा, इसका ये मोशन कंटिन्यू रहेगा। इस वजह से हम इसको फिर पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल के तौर पे भी लेते हैं। क्योंकि पीरियोडिक मोशन में हम कहते हैं द टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे जो ग्रेविटी है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, आपके पास इनर्शिया है, तो ये अपनी मोशन को रिपीट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं, जारी नहीं रख सकते। अब हम आते हैं EFEXT। तो जैसे हमने कहा है कि EXT क्या रिप्रेजेंट, ये आपको यहां पर इम्प्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हम यहां पर अपने हाथों से लगाते हैं इस बात को मूव करने के लिए। तो ये इम्प्लाइड फोर्स है, यहां से फोर्स अप्लाई होता है इस मीन पोजीशन पर, इस P पर, और ये ऑसिलेट करता है Q या E की तरफ, एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, जो कि एम्पलीट्यूड कहलाई जाती है, और वहां पर जाने के बाद ये वहां से उस पॉइंट से वापस रिटर्न होती है, मीन पोजीशन पे आती है। अब मीन पोजीशन पे स्टॉप नहीं होती, मीन पोजीशन पर ये बैकवर्ड की तरफ जाती है, एक्सट्रीम पॉइंट डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, FRST, रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि हम जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स विल ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट रिस्टोरिंग फोर्स विल ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल फोर्स। ये होगा इसके अंदर। अच्छा, अब इसके दो आपके पास फैक्टर्स मौजूद हैं, और वो क्या है आपके पास, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम जानते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x एक्सिस F इज इक्वल टू F cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। तो दो कंपोनेंट है, और फोर्स आपके पास, फोर्स, टेंशन और वेट, ये तमाम mg के बराबर है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे जो होगा Wx हम लिखेंगे, तो वो आपके पास mg cos थीटा होगा। लेकिन इसी तरह अगर वर्टिकल कंपोनेंट पर होगा Wy इज इक्वल टू mg sin थीटा होगा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो सस्पेंडेड है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे पास। ये आपके पास ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर को हम इन्वर्ट कर चुके हैं। तो आपके पास जैसे कि हमारे पास जो ग्राफ होता है x प्राइम y प्राइम, इसी को हम जब इन्वर्ट कर दे इस ग्राफ को, तो ये इस तरह हो जाएगा y प्राइम x और x प्राइम। तो इस वजह से ये आपके पास ये फंक्शन, ये जो आपके पास सस्पेंडेड पेंडुलम है, ये भी नोट हो चुका है, जहां पर ये जो है आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है आपके पास। यहां पर जो आपके पास mg, आपके पास क्या होगी यहाँ पर cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास mg sin थीटा। हम आते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, क्योंकि वर्टिकली सस्पेंडेड है, तो यहां पर हम
वर्टिकल कंपोनेंट से ही इस तमाम इसकी डेरिवेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास ये हो जाता है रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस रिप्रेजेंट द अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई। लेकिन हम जैसे ही देखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू एक ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको, लेंथ है और ये एक्स है, ठीक। तो आपके पास क्या है यहां पर के हम लिखते हैं x बाय एल, x बाय एल हमारे पास हो जाता है कि जैसे कि हमारे पास है कि आल्सो बुक में आप देख सकते हैं कि आल्सो नोट इन द फिगर दैट ओनली फॉर स्मॉल एंगल द आर्क लेंथ s इज नियरली द सेम लेंथ एज डिस्प्लेसमेंट x, ठीक। तो यहां पर हम फ्रॉम द यहां पर ये ट्रायंगल से लिया गया है, किसके लिए लिया गया है, साइन थीटा के। अगेन ट्रायंगल OPQ, साइन थीटा इज इक्वल टू x बाय एल, क्यों, क्योंकि साइन थीटा हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है y एक्सिस, ये है जैसे हमने कहा। तो आपके पास यहां पर इसका परपेंडिकुलर x है, डिस्प्लेसमेंट है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है आपके पास जो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, L से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी को हम देखते हुए लिखते हैं कि माइनस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg, साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे x बाय एल, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाता है कि x बाय एल। सो फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमने स्टडी किया था बाय हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ रिप्रेजेंट कर रहा था रिस्टोरिंग फोर्स को इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, माइनस एक्स रिप्रेजेंट कर रहा था। ये इस माइनस को हम रिमूव कर देते हैं, उसके इधर साइड पर ऑलरेडी माइनस है, तो इसको करेक्ट करें जरा। यहां पर हमने इस वजह से पुट किया था कि एक्सटर्नल फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स इन मैग्नीट्यूड, but restoring force is opposite direction to the external force, so that's why we put the negative sign. Now which is that is the condition of simple harmonic motion, ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। तो इसी को हम लिखते हैं यहां पर कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx, जो कि हुक्स लॉ भी है हमारे पास। अब देखिए यहां पर ये भी आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है, वो भी कंडीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी आपके पास, इन दोनों को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग माइनस kx इज इक्वल टू माइनस mg x by l, cancel or multiplying the negative sign on either side, so and cancel the x on either side, so k constant is equal to mg divided by l, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। क्या आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास, ठीक। तो उसकी वजह से हम यहां पर लिखते हैं कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma है, ठीक। और इसी के हवाले से हमारे पास क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है, और दूसरा हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg x बाय l हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगेन कंपेयर करते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन टू द रिस्टोरिंग फोर्स, सो ma इज इक्वल टू माइनस mg x बाय L। यहां पर आपके पास मास एंड मास कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास बन जाता है कि A इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाय एल। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन रिगार्डिंग एक्सेलरेशन रिगार्डिंग सिंपल पेंडुलम, बिकॉज यहां पर आपके पास जो है ग्रेविटी वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होती, वो तो रिमेन सेम रहती है।
और वही कंडीशन हमारे पास यहाँ पर अगेन लेंथ का आपके पास क्या है, जी आपके पास कांस्टेंट है, लेंथ आपके पास क्या रहेगा, रिमेन्स सेम रहेगा, बट जो चेंज होने वाली है वो क्या है, एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है इसके बीच। और किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन पे। अगेन हम उस सिंपल हार्मोनिक कंडीशन के पर आ गए हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट डायरेक्शन टू द मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो यहां पर वही कंडीशन रिपीट होगी। आप बुक के पेज नंबर 9 से देख सकते हैं, इसको जरा बुक अपने पास रख के स्टडी किया करें। तो बुक पेज नंबर 9 है, इसमें कहते हैं कि हिंस when release the mass will move towards the equilibrium position, will cross over it due to inertia and will execute simple harmonic motion। यहां पर इस बॉल पर हमने फोर्स अप्लाई किया, एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ गया, एक्सट्रीम पॉइंट से वापस ओ से वापस बैकवर्ड डिस्टोरिंग फोर्स की तरफ एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ गया, और इसी तरह ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंपल पेंडुलम का तमाम स्ट्रक्चर है, तमाम जो वर्किंग है, जो फंक्शन है, इट्स ऑल अबाउट डिपेंड ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहां पर बुक पे पेज नंबर 9 में एग्जांपल है, एग्जांपल 10.4। यहां पे मैं लिख देता हूं एग्जांपल 10.4, बुक पेज नंबर 9। एग्जांपल की स्टेटमेंट है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे एग्जांपल 10.2 में था, उसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स ही फाइंड करना था। यहां पर भी डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स फॉर अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 100 ग्राम दिए, इसको किलोग्राम में स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 100 को डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो आपके पास 1000 करेंगे तो आपके पास 0.1 kg हो जाएगा। सो दैट हैज बीन पुट टू एन एंगल 10 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, एंगल भी गिवन है यहां पर। तो जाहिर बात जब रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करना है तो एंगल गिवन होना चाहिए, क्योंकि sin थीटा वहां पर आपके पास एंगल वहां पर बन रहा है sin थीटा, और sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करना है, g की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, आपकी मर्जी है कि आप एप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू उठाएं यहां पे, और मास की वैल्यू एग्जांपल में जो गिवन है वो 0.1 kg। sin थीटा यहां पर आप क्या लिखेंगे कि यहां पर होगा sin 10 डिग्री। तो कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर लें और वहां पर साइन का बटन दबाए और 10 लिख दे, इक्वल का बटन दबाए, वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करो फिर 0.1, तो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड हो जाएगा। गिवन डेटा मास 0.1 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगल आपके पास थीटा 10 डिग्री, रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा, मास की वैल्यू g की वैल्यू और sin इंटू थीटा की वैल्यू 10 डिग्री कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स माइनस 0.167 न्यूटन हो जाएगी। और इसी से रिलेटेड सेम असाइनमेंट है 10.4, और वही आपके पास क्या है, उसमें मांग रहे हैं कि व्हाट एंगल, यहां पर एंगल फाइंड करना है। तो एट व्हाट एंगल मस्ट अ पेंडुलम बी डिस्प्लेस, उसके लिए आपको फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स गिवन है और साथ में मास भी गिवन है। तो आपने फिर क्या करना है, वहां पर एंड में के जब एंगल फाइंड कर F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, तो mg को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, माइनस mg इज इक्वल टू sin थीटा, अगेन sin को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स माइनस f डिवाइडेड बाय mg। इस फार्मूले में पुट करेंगे। अब sin इनवर्स कैसे बनेगा, कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप क्या करते हैं कि शिफ्ट का बटन दबाएं प्लस साइन का बटन दबाएं, तो वो साइन इनवर्स में कन्वर्ट।
कन्वर्ट हो जाएगा, उसके साथ वैल्यू लिख देंगे और इक्वल का बटन दबाएं, यू विल गेट योर आंसर। सो दैट दिस इज द टुडे लेक्चर। पेज नंबर 10 पे हमारे पास आज लेक्चर खत्म होता है। हमने सिंपल पेंडुलम स्टडी किया। सिंपल पेंडुलम में तमाम फीचर्स के टी क्या है, वेट क्या है, इसका वेट डाउनवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। फिर रिस्टोरिंग फोर्स से हमने इसको फाइंड किया कि ये भी क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। तो हाँ, हमारे पास ये फाइंड हुआ कि ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक कंडीशन है, लेकिन ये कर्व पाथ पे होती है। मीन पोजीशन पे ये रिपीट हो रही है, मीन पोजीशन पे आपके पास अकर होती है। तो दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल दिस मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट स्पेशल केस व्हिच अकर्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। हम इसके आगे लेक्चर में हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे कि इसका टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड करेंगे, क्यों ड्यूरेशन है। तो जिस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने किया, इसका भी करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम्पल 10.4 जरूर करेंगे और इसका असाइनमेंट भी सॉल्व करेंगे। मैंने हिंट्स दे दिए हैं, तो आप इसको जरूर टच करें और सॉल्व करें कि आपको आइडिया हो कैलकुलेशन। द मेन थिंग इज कैलकुलेशन। फिजिक्स कैलकुलेशन से है कि अगर आप कैलकुलेशन सही तरीके से कर सकते तो आप वो चीज, वो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर यानी ओपन हो जाएगी कि इजीली ये कैसे होती हैं और प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू, वी विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।